नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर, जहां पे जोर शोर से हम क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए हम एग्जाम सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी हम एग्जाम सीरीज को लेके आए हैं। जो एग्जाम सीरीज कल हमने हाफ कंप्लीट करी थी, आधी करी थी, आज उसके बड़े क्वेश्चन हम देखेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड दो लाइनें बताना चाहूंगा। बड़ी ही दिलचस्प लाइनें हैं, सुनिएगा एक बार। कि ये जो एग्जाम सिस्टम है, अच्छे सुनिएगा, कि एग्जाम सिस्टम देता है स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी पीड़ा। एग्जाम सिस्टम जो होता है वो क्या देता है स्टूडेंट को बहुत बड़ी पीड़ा, और अच्छे को बना देता है ये किताबी कीड़ा। एग्जाम सिस्टम देता है बच्चों को बहुत बड़ी पीड़ा और अच्छे को बना देता है ये किताबी कीड़ा। तो ऐसा ही किताबी कीड़े का तात्पर्य है यहाँ पे कि आपको किताबों से बहुत बड़ा प्रेम होना चाहिए, किताबों से बहुत ज्यादा आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। सबसे बढ़िया फ्रेंडशिप जो होती है वो इंसान की होती है किताबों के साथ में, कि ये इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती है, इंसान को छोटे कहां से कहां तक पहुंचा देती है जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। तो वैसे ही उसी प्रकार हमें भी कहां से कहां पहुंचना है, हमें आसमान तक का सफर तय करना है। तो उस सफर की हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। तो आज हमें बड़े क्वेश्चन देखने इस चैप्टर के, जो हमने कल कर लिए थे। ये सारे क्वेश्चन हमने कल कर लिए। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम आज करते हैं। क्लोर एल्कली हो गया, आयोडीन युक्त नमक हो गया, मेटल्स नॉन। तो इसके अंदर 10th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब 11th क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राइट वन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड इन रिफ्लेक्स सेक्शन, यानी कि प्रत्यावर्ती क्रिया में मेरुरज्जु का क्या कार्य होता है, बताइए। तो प्रत्यावर्ती क्रिया के अंदर स्पाइनल कोड मेरुरज्जु के अंदर एक हम बात करें तो एक मुख्य तंत्रिका होती है जो इस कार्य संभव कराती है। उसका नाम होता है प्रतिसारण तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका होती है? रिले नर्व कहते हैं इसे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती क्रिया में मेरुरज्जु के पास या मेरुरज्जु में स्पाइनल कोड में एक नर्व होती है, रिले नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? रिले नर्व को हम बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका। रिले नर्व होती है यानी कि प्रतिसारण तंत्रिका होती है। और ये प्रतिसारण तंत्रिका क्या कार्य करती है? ये प्रतिसारण तंत्रिका जो संदेश इसके पास आया है आगे से सेंसरी नर्व से, यानी कि संवेदन तंत्रिका से जो इसके पास में संदेश आया है, उसको आगे मोटर न्यूरॉन, यानी कि अगर हम बात करें प्रतिसारण तंत्रिका से प्रेरक तंत्रिका के पास में भेजने का कार्य करती है। तो ये हो गया इसका सीधा सीधा आंसर, रिले नर्व यानी प्रतिसारण तंत्रिका से मोटर न्यूरॉन या फिर मोटर नर्व कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिका, के पास भेजने का कार्य करती है। के पास भेजने का कार्य करती है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके पास भेजती है मोटर नर्व के पास भेजती है। कौन भेजती है? स्पाइनल कोड के अंदर एक नर्व होती है, रिले नर्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि अब लॉन्ग आंसर्स के अंदर हम आ जाते हैं, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग आंसर्स के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहला पूछा गया है कि एल्किनेशन और रोस्टिंग यानी कि निस्तापन और भर्जन में क्या डिफरेंस होता है। तो एल्किनेशन और रोस्टिंग दोनों अलग अलग टर्म होती है। सबसे पहली बात, एल्किनेशन क्या होती है और रोस्टिंग क्या होती है, ये आपको बताता हूं, देखिएगा। तो अंतर कभी भी बताना हो तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे कैल्कुलेशन और इधर हो जाएगा निस्तापन और उधर हो गया भर्जन। तो निस्तापन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रक्रम होता है निस्तापन जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और भर्जन के अंदर हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो निस्तापन यानी कैल्किनेशन, और भर्जन यानी रोस्टिंग।
तो सबसे पहली बात हम करते हैं निस्तापन के अंदर क्या होता है। तो निस्तापन के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर, तो हम ये बात करेंगे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है या फिर इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की, ओ से हम किसको डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और अगर हम बात करें भर्जन की, तो भर्जन का मतलब क्या होता है सर, भर्जन का अर्थ हो गया कि अगर इसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ये हो गया इसके बीच में फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस की हमें कम से कम तीन डिफरेंस दोनों के अंदर लिखने ही है। तो निस्तापन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक विशेष तौर के आयन काम में आते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। CO3 भी कह सकते हैं, ठीक है, CO3 कार्बोनेट ही होता है, कार्बोनेट आयन प्रयुक्त होते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को कराने के लिए कार्बोनेट आयंस की आवश्यकता होती है। जैसे ये प्रोसेस का भी एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, कार्बोनेट आयन प्रयुक्त होते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें तो सल्फाइड आयन काम में आते हैं। कौन से आयन काम में आते हैं, सल्फाइड आयन प्रयुक्त होते हैं। सल्फाइड आयन प्रयुक्त होते हैं। अब थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो इसके अंदर आएगा कि यहाँ पे उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, देखिए CO3 आयन जो है प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि CO3 आयन की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो हम सभी ने पढ़ा है कि कोई भी अगर कार्बोनेट आयन होता है तो उत्पाद में अगर हम उसको उत्पाद में तोड़ेंगे तो कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी, कार्बोनेट आयन का अगर किसी भी चीज के अंदर उपयोग हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, तो उसके अगर उत्पाद की हम बात करें तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको हर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CO2 गैस, CO2 गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। या मुक्त होती है, ये भी लिख सकते हैं हम, प्रयुक्त होती है। और इधर आ जाएगा हमारे पास में SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल, तीन डिफरेंस हमने जैसे दे दिए और एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ये चौथा डिफरेंस हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा कार्बोनेट आयन होना चाहिए, आपको ऐसा यौगिक लेना है, ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर कौन सा आयन होना चाहिए, कार्बोनेट आयन होना चाहिए। तो जैसे कि कार्बोनेट आयन का सबसे बड़ी एग्जांपल हम लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर। जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म करा तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मुक्त होगी। तो देखिए ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंस होगा, ठीक है, कार्बोनेट आयन का यूज करा हमने, प्रयुक्त हो रहा है, उसे गर्म करा। अच्छा, गर्म कर किसकी उपस्थिति में रहे या अनुपस्थिति में रहे, ऑक्सीजन तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है, इस प्रक्रम के अंदर हमने ऑक्सीजन गैस को ऐड किया है, ऑक्सीजन गैस का यूज करा, नहीं दिख रहा है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ही प्रक्रम हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखिएगा ZnS को उपयोग लिया, ZnS यानी जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फाइड का उपयोग लिया। जिंक सल्फाइड की हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में करानी है इस बार अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने ये अभिक्रिया कराई तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, हाँ, Zn जो है अलग हो जाएगा और SO2 गैस का निर्माण होगा।
किस गैस का निर्माण होगा? SO2 गैस का निर्माण होगा। तो यही हमको यहाँ पे हमारे को यहाँ पे देखने को मिला कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर CO2 गैस मुक्त होगी उसको हम या फिर इसको हम बोल सकते हैं निस्तापन, और ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी उसे हमने बोल दिया भर्जन प्रोसेस यानी कि रोस्टिंग का प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है जो हमारे ईयरली एग्जाम में भी एक दो बार पूछा गया है। ये दो बार तो ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा गया है और हाफ ईयरली में बहुत ज्यादा चांस होता है इसके पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब चूने के पानी में कार्बन, ये CO2 है, यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, बता दूं मैं आपको, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, किसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं अपन? चूने के पानी में यानी कि लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वहां पे देखिए दो कंडीशन में देखने को मिलती है, दो अंतराल के लिए। एक तो हम बहुत छोटे अंतराल के लिए, ठीक है, दो प्रोसेस में हमारे बुक के अंदर प्रोसेस दे रखा है। एक दे रखा है CO2 गैस प्रवाहित की छोटे अंतराल के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे अंतराल के लिए, अंतराल मतलब समय का अंतर, टाइम डिफरेंस, जिसे को हमने बोल दिया टाइम इंटरवल, ठीक है, छोटे अंतराल के लिए। जैसे हमने छोटे अंतराल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा तो क्या देखने को मिलेगा? सर पहले ये तो बताओ कि लाइम वाटर क्या होता है? तो लाइम वाटर का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बोलते हैं लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। इसके अंदर हमने प्रोवाइड करी सबसे पहले भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करने पे सबसे पहले यहाँ पे एक चीज क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे निर्माण होता है CaCO3 का। किसका निर्माण होगा? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? संगमरमर होता है यानी कि मार्बल होता है, जो हमारे मार्बल इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, मार्बल हो गया। तो मार्बल एक बात बताइए कि उस संगमरमर को जब भी आप किसी जलीय विलयन के अंदर मिलाएंगे और यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज होता है, वाटर भी बनता है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका मैं आपको प्रकृति बताऊं तो ये होता है जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, घुलता ही नहीं है। कभी देखा है कि आपने देखना पाउडर लेना, ये संगमरमर का पाउडर, उसको जल के अंदर घोलने की कोशिश करना, वो कभी नहीं घुलेगा। पर हमें ये प्रोसेस हमने इसीलिए दो बार कराया है। दो बार कराने का कारण क्या हुआ कि ये जो चीज उत्पाद मिला है हमें, यहाँ पे क्या है, ये घुलनशील है। और जब तक हमें घुलनशील प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यानी इसके हम ये बोल सकते हैं जल में अघुलनशील को हम बोलते हैं PPTB, अवक्षेपण हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हुआ है? अवक्षेपण हमें देखने को मिला है। पर हमें तो ऐसी चीज बनानी नहीं है जिसका अवक्षेपण हो, यानी कि हमें अघुलनशील चीज तो बनानी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और इस जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे उत्पाद, इसके अंदर एक बार से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे और एक ऐसा उत्पाद हमें देखने को मिलेगा जो जल के अंदर क्या हो जाएगा? घुलनशील। अब मान लीजिए दिमाग में ये आ रहा है कि सर अगर मान लीजिए हम वापस पास कराते हैं और वापस से एक ऐसा उत्पाद आ जाता कि, यहाँ पे सुनिएगा अच्छे से, कि जैसे हमने जैसे अभी करके बताते हैं आपको तब अच्छे समझ में आएगा। और तो ये जल में क्या हो गया? अघुलनशील हो गया। अब जल में अघुलनशील चीज तो हमें चाहिए ही नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट को लेंगे, इसके अंदर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे। तो इस बार हम लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे अंतराल के लिए। ये इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो क्या होगा? छोटे अंतराल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करा तो क्या देखने को मिलेगा? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। और जब हम लंबे अंतराल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? लंबे अंतराल के लिए CO2 गैस प्रवाहित की। ठीक है, CO2 गैस प्रवाहित की। तो CO2 गैस प्रवाहित की हमने लंबे अंतराल के लिए। तो ये देखिए CaCO3 प्लस H2O के अंदर, यानी कि संगमरमर को जब हमने पानी के अंदर घोला उसके बाद में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करी तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे एक निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का, CaHCO3 के होल ट्वाइस का यहाँ पे निर्माण देखने को हमें मिला। क्या देखने को मिला?
HCO3 के होल ट्वाइस का निर्माण हमें यहाँ पे देखने को मिला। और ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो जो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है ना, ये जल के अंदर क्या होता है, घुलनशील हो जाता है, ये घुल जाता है जल के अंदर, जल में घुलनशील। चलिए, जल के अंदर घुलनशील हो गया। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मान लीजिए सर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट की जगह एक ऐसा उत्पाद देखने को मिल जाता जो कैल्शियम कार्बोनेट की तरह जल के अंदर घुल नहीं पाता, यानी कि अघुलनशील होता, तो क्या फिर प्रक्रम क्या होता? तो अगर ऐसा प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए तो क्या हो, इसके वाटर के अंदर, यानी कि हम बात करें जल के अंदर नहीं घुले, तो हम इस प्रोसेस को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमें एक ऐसा उत्पाद न मिल जाए, एक ऐसा प्रोडक्ट न मिल जाए जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो सके, जो जल के अंदर क्या हो सके, घुल ना सके। हमें ये प्रोसेस तब तक कराना है जब तक कि हमें यहाँ पे ऐसा उत्पाद निकालना है जो क्या हो, जल के अंदर आसानी से घुल जाए। पर हमें दूसरे, जैसे हमने लंबे समय अंतराल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करा, तो हमें ऐसे दिख गया कि कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बना और ये क्या होता है, जल के अंदर घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये हमें पता पड़ा कि क्या होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल के अंदर मिलाते हैं। तो ये तो हो गया, हमने केमिकल रिएक्शन फॉर्म देख ली। अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखिए, हाँ, अगर एग्जाम में आए कि केवल और केवल हमें थ्योरी की फॉर्म में समझाना हो तो क्या कहेंगे हम? कहेंगे यहाँ पे, हाँ, जब छोटे अंतराल के लिए, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, जब छोटे अंतराल के लिए CO2 गैस को पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख दीजिए या इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, तो CaCO3 का निर्माण होता है। जो कि क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, जो कि जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होने का मतलब क्या हो गया, जल में अघुलनशील होता है, इसलिए हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी एक्वस फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस प्रवाहित करते हैं कि जलीय विलयन में CO2 गैस को पुनः प्रवाहित करते हैं पुनः प्रवाहित करते हैं पुनः प्रवाहित कर दिया, जिससे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण होता है और जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जिससे जिससे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण होता है।
और कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है, ये जल के अंदर घुलनशील होता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। शील होता है। तो ये चीज हमें को देखने को मिलती है जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके अंदर स्लेक लाइम यानी लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में प्रवाहित कराते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन देम, कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, या फिर इसको अंदर हमें बताना है कि आयनिक यौगिकों के दो गुणों को समझाइए। तो दो गुण कौन कौन से होते हैं हमारी किताब के अंदर बता रखा है। एक तो चार गुण हमारी बुक के अंदर दे रखा है। कौन कौन से दे रखे हैं? सबसे पहला दे रखा है इनकी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, ये वाटर के अंदर जो है इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल के अंदर जाते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो आयंस के अंदर टूटेगा। अगर कोई भी चीज आयन के अंदर टूट रही है तो वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, विलेयता। दूसरा देर का इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी, गलनांक और क्वथनांक, तीसरा दे रखा है विद्युत की चालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, होते या नहीं होते। तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी के आप जैसे ही इसको चैप्टर नंबर 3 के अंदर रीड करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ कि एक सॉल्युबिलिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड हो जाएगा इसका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत के चालक किस प्रकार होते हैं, सुचालक होते हैं या फिर कुचालक होते हैं। विद्युत के चालक, चलिए ये तीन है और एक पॉइंट और हमें के अंदर देखा है, तो ये सारे इनमें से आपको कोई से भी 2 पॉइंट लिख देने इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी डीपली अब जब एनसीईआरटी के अंदर थर्ड पेज के अंदर फटाफट से हम एक बार रीडिंग करेंगे, केवल एक बार, तो सारी चीज समझ में आ जाएगी हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमें मेन चीज यही समझ में आनी चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड आखिर होते क्या है। आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और जब इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं यानी घोलने की कोशिश करते हैं तो आसानी से पानी के अंदर घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर वो आयनों के अंदर अगर सब इजीली टूट पा रही है यानी कि वो जल के अंदर घुल जाएगी। जल के अंदर आयन अलग अलग हो जाएंगे तो जल के अंदर वो डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें पूछा गया है कि कोवलेंट कंपाउंड यानी कि क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक यौगिक पूछा है, सॉरी, सहसंयोजक यौगिक क्या होता है कि जब हम बात करें दो परमाणुओं की, तो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पाई जाती है, तो उससे जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जब क्या होता है, जब कोई भी कंपाउंड सहसंयोजक बंध बनाता है तो उसे हम कोवलेंट कंपाउंड यानी कि सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। कि जब दो परमाणुओं के बीच साझेदारी का बंध पाया जाता है, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ठीक है, यानी पार्टनरशिप होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इस प्रकार के बंध बनाने वाले यौगिक को, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, तो बंध का निर्माण होता है। या हम ये लिख देते हैं, तो
हाँ, तो बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बंध का निर्माण होता है एवं जो यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और इस बंध को हम क्या कहते हैं, इस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। एवं जो यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। बंध बनाते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये बात हो गई सहसंयोजक यौगिकों की। अब इनकी प्रॉपर्टीज, अब देखिए बुक के अंदर अगर आप डीपी पढ़ेंगे तो पॉइंट के अंदर आपको प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, पर फिर मैं आपको लिखाता हूँ कि सबसे पहले सहसंयोजक यौगिकों की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत ही कम होता है। अब वो क्यों होता है, इसका रीजन बताता हूँ। पहले हम लिखेंगे कि दो प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों का क्या होता है कि देखिए पार्टनरशिप, एक तो है खुद की चीज, एक होती है खुद का बॉन्ड और एक होता है पार्टनरशिप का बॉन्ड। तो खुद के बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि खुद के बॉन्ड के अंदर खुद का मालिक खुद होता है। खुद की वाली चीज के अंदर अगर आपके पास कोई खुद की वस्तु है, तो मान लीजिए आप, जैसे कि मेरे पास ये पेंसिल है कोई भी, तो ये पेंसिल मेरी, जब तक ये मेरी खुद की रहेगी तो मेरे पास मेरा और इस पेंसिल का मजबूत बॉन्ड क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। परंतु मान लीजिए ये पेंसिल जो है दो जनों की पार्टनरशिप की है, एक मेरी भी एक दूसरे पास वाले व्यक्ति की, हम दोनों ने खरीदी पेंसिल। तो जब कोई चीज पार्टनरशिप की हो जाती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है बहुत ही कमजोर होता है। यानी कि अगर हम बात करें सहसंयोजक बंध की, तो सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड है क्या, ये तो पार्टनरशिप का बॉन्ड है। तो पार्टनरशिप की कोई भी चीज होती है तो उसकी बॉन्ड जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक का बंध कमजोर होता है, यौगिक में बंध बहुत कमजोर, बंध कमजोर होता है। अच्छा, बंध कमजोर होने से क्या होगा, बंध कमजोर होने से होगा कि अगर हम इसे सामान्य ताप भी देंगे, क्या देंगे, सामान्य ताप पर भी ये बंध जो है टूट जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, कमजोर, बहुत कमजोर, बंध कमजोर होता है, जिससे ये सामान्य ताप पर भी टूट जाता, जिससे यह सामान्य ताप पर टूट जाते हैं, सामान्य ताप पर ही टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। सहसंयोजक बंध होंगे वो सामान्य ताप पे टूट जाएंगे, टूट जाते हैं, जिससे यह पता पड़ता है, जिससे यह पता पड़ता है कि सहसंयोजक यौगिक यौगिक जो है, यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बराबर से लिख रहा हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और क्वथनांक कम होता है।
ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब हो गया कि धारा का चालन, दूसरा पॉइंट होगा हमारा धारा का चालन। तो देखिए धारा के चालन के लिए हमें आयनों की आवश्यकता होती है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस जो होते हैं आयन अच्छे से कर पाते हैं, आयन जो है विद्युत धारा का चालन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, परंतु सर इसके पास वो आयन है ही नहीं, तो इसके पास आयन नहीं है तो ये क्या होगा, धारा का चालन नहीं कर पाता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको दूसरा पॉइंट समझ में आएगा? कमेंट में फटाफट से यस और नो लिख के बता दीजिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हाँ, तो दूसरे पॉइंट के अंदर आप लिख लीजिएगा, ये तो हो गया धारा के अच्छे चालक नहीं होते हैं, कि यानी कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धारा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। देखिए आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखे ना तो उसको इसी टाइप से लिखिए, कोई भी चीज लिखिए उसको नीचे से अंडरलाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, वो जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, उसका ध्यान यहीं पे जाता है कि बच्चों को लिखना आ गया, इसका अर्थ हो गया कि वो इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जितने आप अच्छे से अपनी कॉपी को डिजाइन करते हुए चलेंगे, अगर आपको कोई चीज आ रही है तो उसका इंपैक्ट एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ता है। वो समझ जाता है कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना आ गया है, और एक्सप्लेन करना आ गया है तो फिर आप वहां से नंबर भी आसानी से ले सकते हैं। तो धारा के अच्छे चालक नहीं होते। कैसे नहीं होते? हाँ, धारा के चालन के लिए, धारा के चालन के लिए, चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस जो है वो आयंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। एवं अब बताइए आप मेरे को कि क्या सहसंयोजक यौगिक के पास में आयन होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये धारा का चालन कर ही नहीं पाते हैं। एवं सहसंयोजक यौगिकों के पास आयन अनुपस्थित होते हैं। संयोजक यौगिकों के पास आयन अनुपस्थित होते हैं। जिसके कारण ये धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। ये धारा का चालन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। 2 पॉइंट हमें लिखने हैं। सहसंयोजक यौगिक कभी भी एग्जाम में पूछे तो ये तो हो गया सहसंयोजक यौगिक, जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो द्वारा जो बंध बनता है, बंध का निर्माण होता है, तो जो यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं उनको हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इसके बाद में हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी, गलनांक और क्वथनांक इनका कम होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो होती है कि धारा का चालन नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये चीज हमने सीखी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल आल्सो, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है समझाइए और इसका उदाहरण भी दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको अच्छे समझा रखी। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जब उच्च क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है ऐसी अभिक्रिया के अंदर, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कह देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम जानते हैं Cu के साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है, कॉपर के साथ में, तो कॉपर का कोई सा भी उदाहरण हम वहां से दे सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा है हमसे। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया।
तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील, यानी कि हमें बात करनी है केवल और केवल क्रियाशीलता श्रेणी का, इसमें आपको संबंध लेना है, यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी को काम में लेते हुए आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील तत्व, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब एग्जांपल कॉपर के साथ नाइंसाफी होती है सर हर बार, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल के अंदर आप लिख लीजिएगा कि जिंक की अभिक्रिया हम कराएंगे, Zn की रिएक्शन कराएंगे CuSO4 के साथ में, ठीक है। तो अब क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता में ऊपर कौन आता है? अगर हम बात करें क्रियाशीलता के अंदर तो काशीनाथ का मैनेजर यानी कि पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद में आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आ गया। तो इस प्रकार में क्रियाशीलता या श्रेणी याद लीजिए। क्रियाशीलता श्रेणी अगर आपके दिमाग में याद रही तो हम जो है इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इतनी आसानी से पता भी नहीं पड़ेगा कब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीख ली। तो जिंक क्या करेगा? जिंक कहेगा कॉपर भैया आप अपनी जगह से हट जाइए, मैं अपनी आपकी जगह लेने आ रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट करेगा, बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट करी इसने, बड़ी विनम्र रिक्वेस्ट करी और जिंक को अपनी जगह से हटा दिया, तो कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और कॉपर बेचारा कॉपर के साथ में नाइंसाफी हुई हर बार की तरह, कॉपर इस रिएक्शन के अंदर आराम से बाहर निकल गया। तो ये हमने देखी विस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो उसमें पूछा गया एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम। आपको बताना है अमीबा में पोषण का माध्यम बताना है चित्र की सहायता से। तो चित्र की सहायता से कैसे हम, तो देखिएगा सबसे पहले आपको मैं बताता हूं अमीबा में पोषण का माध्यम क्या होता है। अमीबा में पोषण जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है। वो एक मोड होता है, उस मोड का नाम होता है होलोजोइक मोड पाया जाता है। कौन सा मोड होता है? होलोजोइक माध्यम पाया जाता है। अमीबा में पोषण का होलोजोइक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन अमीबा। अब इसके बाद में अमीबा के ये अपना फूड लेता है कैसे, इस डायग्राम को भी मैं समझाना है। तो देखिए जैसे कि ये हो गया हमारे पास है अमीबा, हाँ तो यहाँ पे है ये फूड, जैसे कि हाँ यहाँ पे ये फूड यानी कि खाना, और ये हो गया अमीबा। अब बताइए खाना हमारे सामने पड़ा है, हम खाने कैसे खाएंगे? अपने हाथ पैर फैलाएंगे, हम हाथ पैर फैलाने से हाथ को फैलाएंगे और खाना अपने अंदर लेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, अमीबा जो है अमीबा वो भी अपने हाथों को फैलाता है, अपने हाथ पैरों को फैलाता है, जिसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? सूडोपोडियम कहते हैं उसको, कि अमीबा जो है खाने को लेने के लिए अपने हाथ पैर आगे फैलाता है और इस प्रक्रम को कहते हैं सूडोपोडिया। तो देखिए ये अब अपने अमीबा ने खाना ये पी है, अमीबा ने क्या करा, अपने हाथ पैर अंदर फैलाए। तो ये जो हाथ पैर अंदर फैलाए उनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया।
ठीक है, सूडोपोडियम ने इसका नाम दे दिया, पी साइलेंट रहता है, सूडोपोडियम ने इसको बोला। और अब क्या होगा कि जब ये अपने अंदर जिस प्रोसेस के द्वारा ये फूड को अपने अंदर ले लेता है, हम उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? हम जानते हैं फेगोसाइटोसिस के नाम से भी। अब अमीबा ने फूड को अपने अंदर ले लिया है, तो ये फूड जो होता है ये अमीबा के अंदर जा चुका है, और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि अमीबा किस प्रोसेस द्वारा खाने को अपने अंदर इंगल्फ करता है, यानी फूड को अपने अंदर लेता है, तो उस प्रक्रम प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। और अपने हाथ पैर को फैलाता है फूड को लेने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। और पोषण कौन सा होता है अमीबा के अंदर? हमेशा होलोजोइक पोषण माध्यम पाया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर के लिए तो हाँ, अब अंतर बताना है। सबसे पहले हम इधर आ जाएगा माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और इधर आ जाएगा मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री और समसूत्री, देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है हम अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री का मतलब समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जब एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और जब एक मात्र कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहला क्या हो गया पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट हो गया कि जब एक मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल कितने में डिवाइड होगी? कितनी डॉटर सेल में डिवाइड होगी? ये डिवाइड होगी दो डॉटर सेल में, यानी कि दो पुत्री कोशिका में। एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, में विभाजित हो जाती है। तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब उसी प्रकार अर्धसूत्री क्या हो गया कि एक जो मदर सेल है वो कितने में डिवाइड होगी? इस बार डिवाइड होगी चार डॉटर सेल के अंदर, यानी कि चार पुत्री कोशिकाओं के अंदर एक मात्र कोशिका कितनों के अंदर? चार। सर शब्दों को सुनिएगा, सम के अंदर क्या होगा? सम दो में डिवाइड होगा, और अर्ध जो है दो का अगर हम डबल कर देंगे, अर्ध नाम पे नहीं जाना है, दो का अर्ध तो एक होता है, पर नाम दो का अर्ध का मतलब डबल कर देंगे, दो का डबल कर देंगे तो चार के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एक मात्र कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। में विभाजित होती है। ये चीज हमें देखने को मिली। अब दूसरा, अगर हम बात करें माइटोसिस के अंदर यानी कि समसूत्री विभाजन के अंदर, तो इसके अंदर अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। प्रजनन का कौन सा तरीका होता है? अलैंगिक प्रजनन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर हम लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये किस प्रकार का इसमें प्रजनन पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है, और इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अंदर हम लिखेंगे लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, पाया जाता है। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट एक और लिख दीजिए इसके अंदर की
ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होता है जिसे हम कहते हैं देही कोशिका, सोमेटिक सेल्स के नाम से हम जिन्हें जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है माइटोसिस वाला, ये एक स्पेशल टाइप की कोशिकाओं के अंदर देखा जाता है जिन्हें हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स यानी कि देही कोशिका। सोमेटिक सेल्स में विशेष तौर से पाया जाता है, पाया जाता है। अब इसके बाद में ये जो होता है ये प्रजनन कोशिकाओं में अधिकांश पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर पाया जाता है अधिकांश, प्रजनन कोशिकाओं में अधिकांश, या फिर जिसको हम कहते हैं विशेष तौर पे पाए जाते हैं। इस प्रकार का विभाजन जो है ये प्रजनन कोशिकाओं में विशेष तौर से पाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, और इसका जो है डायग्राम बुक के अंदर हमारे देखा है कि किस प्रकार एक जो है मात्र कोशिका 2 कोशिका पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होती है, एक मात्र कोशिका जो है वो 4 पुत्री कोशिकाओं में किस प्रकार विभाजित होती है। तो बुक के 8 चैप्टर के अंदर की सजीव प्रजनन कैसे करते हैं उसके अंदर आपको ये अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्माण क्या होता है? तो बीजाणु निर्माण का मतलब हो गया बीजाणु निर्माण। सबसे पहले हमें पूछा गया है बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे उनमें स्पॉट्स पाए जाते हैं। स्पॉट्स यानी कि मतलब होता है छिद्र होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीजाणु निर्माण के दौरान कई थैलिया जैसे स्ट्रक्चर में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कई बीजाणु थैलियां पाई जाती है जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनके बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस, यानी कि इनके बारे में लिखना है, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में और रीजनरेशन के बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पोर फॉर्मेशन के अंदर बीजाणु निर्माण के दौरान बीजाणु निर्माण के दौरान क्या होता है कि बीजाणु निर्माण के दौरान कई थैलियां इसके अंदर पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। तो बीजाणु जो है वो इन थैलियों के अंदर रहते हैं। तो बीजाणु निर्माण के दौरान बीजाणु थैली जैसी संरचना होती है जिसे हम स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। थैलियों में रहते हैं, जिसे स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है अगर हम देखें तो ये बीजाणु का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये आपको बता दो। तो ये अगर हम इसका उदाहरण लें तो ब्रेड के अंदर स्पोर फॉर्मेशन हमें अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ब्रेड के अंदर जो उसके फंगस डेवलप होती है उसके अंदर में ये देखने को मिल जाएगा। टूटे के टुकड़े के अंदर उसको कई दिनों तक आप रखेंगे तो उसके अंदर आपको सब चीज देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है? जो पौधा होता है, क्या होगा कि जो पौधा होता है उससे पौधे के अंदर से बहुत सारे प्रजनन इकाइयों से बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु निर्माण का जो पौधा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं बीजाणु निर्माण में जनक पौधे के अंदर क्या होता है? कई सारी सैकड़ों प्रजनन इकाइयां होती है जिनसे बीजाणु का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजाणु निर्माण के पौधे में बीजाणु निर्माण के दौरान पौधे में कई सैकड़ों प्रजनन इकाइयां होती है जिनसे बीजाणु का निर्माण होता है। दौरान बीजाणु में यानी कि स्पोर में बीजाणु में कई सैकड़ों प्रजनन इकाइयां होती है, कई सैकड़ों प्रजनन इकाइयां होती है
इकाइयां होती है जिनसे बीजाणु का निर्माण होता है। जिनसे बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल हमें ब्रेड के अंदर देखने को मिलेगा, स्पोरेंजिया हम वहां पे देख सकते हैं। और हमसे पूछा गया है पुनर्जनन। तो पुनर्जनन का मतलब क्या होता है? पुनर्जनन का मतलब होता है कि यदि किसी सजीव का कोई पार्ट, कोई भाग कट जाता है तो उस भाग का पुनर्निर्माण होना, यानी कि उस भाग का कुछ दिनों के अंतराल के अंदर वापस आना ही पुनर्जनन कहलाता है। तो हम लिखेंगे पुनर्जनन के अंदर, पुनर्जनन यदि किसी सजीव का, और ये पुनर्जनन की यानी रीजनरेशन की जो घटना है छिपकली के अंदर आपको अधिकांश देखने को मिलेगी। इस छिपकली का जो पीछे वाली जो उसका भाग होती है, उसकी टेल होती है यानी पूंछ होती है, अगर वो कट जाए, देखो गेट में, अगर गेट के अंदर, हमारे घर की गेट के अंदर अगर छिपकली की पूंछ आ जाती है और वो कट जाती है तो कुछ दिनों के बाद में छिपकली की रीजनरेट हो जाती है पूंछ, यानी कि छिपकली का जो ये पूंछ वाला भाग है इसका पुनर्जनन हो जाता है, रीजनरेट हो जाती है। यदि किसी सजीव का कोई भाग कट जाता है, कोई भाग कट जाता है तो कुछ दिनों बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, उस भाग का अगर हम बात करें तो कुछ दिनों बाद वो भाग अपने पुनर्अवस्था में आ जाता है। कुछ दिनों बाद वह भाग वापस पुराने जैसा हो जाता है, पुनर्अवस्था की तरह दिखने लग जाता है। पुनर्अवस्था की तरह दिखने लग जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं पुनर्जनन की प्रक्रिया की तरह दिखाई देता है। इसे पुनर्जनन कहते हैं। इसे हमने क्या कह दिया? पुनर्जनन कह दिया। जैसे कि उदाहरण जो है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम देखेंगे तो छिपकली के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं, ये बीजाणु निर्माण पुनर्जनन हो गया। अब हम आ जाते हैं मेक अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड राइट अबाउट न्यूरॉन। तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो बुक के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 7 चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर आपको न्यूरॉन मिल जाएगा, या न्यूरॉन वहां पे आपको मिल जाएगा कि न्यूरॉन का किस प्रकार डायग्राम होता है। और न्यूरॉन के अंदर हम ये सारे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको न्यूरॉन का डायग्राम बना के बता देता हूँ किस प्रकार न्यूरॉन का डायग्राम होता है। ये देखिए इस प्रकार जो है न्यूरॉन का हमें डायग्राम आगे देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हम तंत्रिकांत। ठीक है, ये जो आगे आपको जड़े की तरह धागेनुमा संरचना दिख रही है, इनको हम बोलते हैं ध्रुमिकाएं। क्या बोलते हैं? ध्रुमिका या डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ पे बीच में अगर हम बात करते हैं तो केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस केंद्रक। इस केंद्रक को हमें ना एक और विशेष तौर से नाम से भी कोशिका काय बोलते हैं, मेन तो सेल बॉडी। और ये जो पूरा भाग है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर सेल बॉडी हो गया, सेल की बॉडी हो गई। और इस सेल बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, कोशिका काय या फिर साइटोन से। साइटोन भी हम इसे बोलते हैं, तो इसे हम बोल देंगे कोशिका काय।
ठीक है, इसको हमने बोल दिया कोशिका का या साइटोन, और इनको हम बोलते हैं, जो भाग दिख रहे हैं आपको एंडिंग के, इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग या फिर तंत्रिका अंत, तंत्रिका के अंतिम भाग, तंत्रिका अंत भी बोलते हैं इसे, तंत्रिका अंत। यहाँ पे आपको छोटे 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 शेल दिखाई देंगे, और इनके अंदर की जो डॉट डॉट चीजें होती है इनको हम बोलते हैं श्वान सेल। क्या बोलते हैं इनको? श्वान सेल, श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। श्वान एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करी थी, तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया गया श्वान कोशिका, और इनको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन। तो अब न्यूरॉन के बारे में हम यहाँ से बता सकते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है, कि न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी, अगर हम बात करें न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के अंदर, तो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, और ये जो होती है बहुत लंबी कोशिका होती है। हाँ, सिनेप्स के बारे में हम इसके बता सकते हैं कि न्यूरॉन के अंदर जो होते हैं, जब दो न्यूरॉनें आपस में जुड़ती है तो उनके बीच में कुछ गैप रह जाता है, उसको हम सिनेप्स कह सकते हैं। तो आपको न्यूरॉन के बारे में बताना है कुल मिला के, तो न्यूरॉन के बारे में हम यहाँ से बता सकते हैं। अब चलिए, अब हम आगे आ जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं। तो इनके अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एटॉमिक साइज जो होती है, देखिए परमाणु आकार जो है ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, सबसे पहले ऊपर आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में आ रहा है सोडियम, सोडियम के बाद में हाइड्रोजन के बाद में आ रहा है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परमाणु का साइज जो है अप टू डाउन। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, तो यानी कि फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के अंदर हम अप टू डाउन देख रहे हैं। क्या जा रहे हैं? ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे। तो ये चीज हम सबने पढ़ रही है कि ऊपर से नीचे आएंगे हम, यानी कि साइज बढ़ेगा। क्या होगा? साइज जो है इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या फिर बढ़ता है, आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो होती है उनके अंदर बढ़ती रहती है, यानी कि कोषों की संख्या बढ़ती रहती है। अब हम बात करें, हाइड्रोजन के अंदर एक ही कोष होता है, लिथियम के अंदर 2 कोष होते हैं, सोडियम के अंदर 3 कोष, पोटेशियम के अंदर 4 कोष। तो इसका कारण पूछे तो ऊपर से आने पे क्या, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार जो है वो बढ़ता है। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट की, यानी कि बाएं से दाएं जाने की, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पे एक चीज देखने को मिलेगी कि आकार हमेशा घटता है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हैं पर कोषों की संख्या में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। कोषों की संख्या जो है, हम इलेक्ट्रॉन एक ही कोष के अंदर भर रहे हैं, इसके कारण क्या होगा? इनका साइज जो है वो घटेगा, घटता है। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर। तो सेकंड पॉइंट की भी हमें बात करनी है दो, एक तो अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे, और एक हो गया हमारे पास में लेफ्ट टू राइट, L2R। L2R सेम होता है। अगर एटॉमिक साइज जो बढ़ेगा यानी मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि धात्विक लक्षण, धातुएं जो होती है ऊपर से नीचे आने पे अपने धातु के लक्षण को बढ़ाती है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऊपर वाली जो मेटल होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर को कम शो करती है, पर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं किसी भी वर्ग के अंदर, तो जो धातुएं वहां पे अरेंज होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर को सबसे ज्यादा शो करती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं धात्विक लक्षण को सबसे ज्यादा दर्शाती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे धात्विक लक्षण जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और दाएं से बाएं जाने पे, दाएं से बाएं जाने पे नॉन मेटेलिक, अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि उधर जो होती है अधातु भी मिक्स होने लग जाती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर वहां पे अधातु भी आने लग जाती है, और अधातु के आने से क्या होगा कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घटते हैं। अगर हम बात करें धात्विक लक्षणों की, तो धात्विक लक्षण जो होंगे वो घटेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात करी मेटेलिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज की। तो ये था आज के लेक्चर का हमारा सारांश। अब हम एक दो वीडियोस के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, और फिर हम हाफ ईयरली का जो हमारे सीरीज है इसको समाप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने बहुत एंजॉय के साथ में आज के लेक्चर को समझा होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।